वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखे थे, दो वेक्टर्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी हेल्प से, स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट की हेल्प से। तो दो वेक्टर ए और बी जब मल्टीप्लाई हो करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा। और दो वेक्टर्स यदि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिए गए हैं तब उनका मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, कल हम लोग देखे हैं। ठीक है, सिंपली x का जो कंपोनेंट होगा वो दूसरे के x के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट का जो y कंपोनेंट होगा वो सेकंड के y कंपोनेंट से, और फर्स्ट का जो z कंपोनेंट होगा वो सेकंड के z कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लिख लिए थे। आज हम लोग लास्ट टॉपिक खत्म कर रहे हैं जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे वेक्टर का। ये उससे थोड़ा खतरनाक है क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, रिजल्ट निकल के जो आएगा वो भी वेक्टर होगा। स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट निकल के आया था वो स्केलर था, इसलिए हमें उतना सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर वेक्टर होगा तो वेक्टर के पास दोनों चीज़ें होंगी, हम यहाँ देखेंगे भी, दोनों चीज़ें उसमें इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा उससे एक लेवल ऊपर है। तो हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा इसको। हम लोग को क्या करना है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी तो मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है, यहाँ प्लेन की बात जरूर होगी। प्लेन समझते हैं आप लोग? प्लेन और सरफेस में कोई अंतर है या दोनों सेम चीज है? हाँ बताइए। एक्स और वाई, मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर क्या बना है, प्लेन बना है। तो इसमें मान लीजिए कि कोई दो वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर का एंगल कितना है, थीटा। तुम लोग जब जीवन में लिखने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, इतने मौके मिलेंगे कि लिखते लिखते थक जाओगे तो बोलोगे कि ये लिखने की मतलब ही नहीं बनता। सब लोग ध्यान से देखिए, आप इतना लेवल पे नहीं पहुंचे हुए हैं कि देख करके लिख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। समझ गए? फोकस पूरी तरह से कीजिए समझने पर, क्योंकि जब टीचर क्लास में है तो आपका सबसे प्राइम मोटो क्या होना चाहिए, समझना। लिखने के लिए तो पूरा उम्र पड़ा हुआ है, जिंदगी जीवन भर लिखते रहिए। मेरी आशीर्वाद है, भगवान करे आप 10,000 बुक लिख दीजिए। ठीक है, लिखने का कोई अंत नहीं है, समझने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना होगा हर टॉपिक पर, छोटे छोटे टॉपिक पर, क्योंकि जब क्वेश्चन उठेगा यहाँ से तो वो आपका डायरेक्शन चेक कर लेगा, और यकीन मानिए तुरंत समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं ध्यान से। वेक्टर्स के पास हमेशा ध्यान रखिएगा दो चीज होता है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, कभी भी वो अकेले नहीं रह सकता। यदि हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, और यदि नल वेक्टर की बात करेंगे तो 0। लेकिन कोई भी वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, अब आइए, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल थीटा, किस प्लेन में है दोनों? तो वेक्टर हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए एंड बी आर लाई इन एक्स वाई प्लेन, कह सकते हैं ना। ठीक है, तो वी ट्राई टू फाइंड आउट क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या हुआ, मतलब ये जो है इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमको पता करना है, तो ए क्रॉस बी के लिए हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी बराबर होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा।
ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो सिर्फ स्केलर तो होगा, उसके साथ डायरेक्शन भी होगा, तो हम लोग एक यहाँ पर टर्म यूज करेंगे एन कैप। एन कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, बोलिए। हाँ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ए क्रॉस बी यदि रिजल्ट में आता है सी, तो सी के पास दो चीजें होंगी। पहला होगा उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा होगा डायरेक्शन। तो हम बात कर रहे हैं पहले मैग्नीट्यूड का, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका, ठीक है, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन एन कैप। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब बात हो गई मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इसको देखकर हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एन कैप will be direction of vector c। ऐसा लिख सकते हैं क्या, एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट वेक्टर taken in the direction of resulting vector C। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है, इसको कभी नहीं भूलेंगे, जीवन के अंतिम सांस तक याद रखना है। ठीक है, एन कैप यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। सी क्या है, रिजल्टेंट कब, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दो वेक्टर को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे। डिवीजन हम लोग नहीं पढ़ना, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में ही आ जाता है। तो यदि दो वेक्टर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी रिजल्टेंट, एंड इफ वी आर टेकिंग वेक्टर एज अ रिजल्ट, सो दैट वेक्टर विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? और ए डॉट बी में क्या हमको रिजल्ट मिला था, सी, उस पर एरो नहीं था, इसका मतलब वो स्केलर वैल्यू था। तो जो रिजल्टेंट हमको उस केस में मिला वो स्केलर वैल्यू मिला, तो वहाँ वेक्टर की तो बात ही नहीं है। तो वहाँ एन कैप की हम बात ही नहीं करेंगे। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और उसका डायरेक्शन वही होगा जो सी वेक्टर का है, क्योंकि सी वेक्टर ही ए क्रॉस बी करने से आया है। समझ गए? अब हम लोग इस एन कैप को कैसे अचीव करेंगे, हमको ये अचीव करना तो मुश्किल नहीं, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, सेकंड का मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो साइन के टर्म में उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट इशू है। तो फॉर गेटिंग डायरेक्शन वी यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या है राइट रूल? तो हम लोग राइट हैंड यूज करते हुए हम इस तरह से डिसाइड करेंगे। ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, हमें करना है ए क्रॉस बी करना है या बी क्रॉस ए करना है, ये करना है। इस पर ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा भी ऑर्डर चेंज कीजिएगा डायरेक्शन बदल जाएगा, बहुत ही खतरनाक है ये। आप जितना सोच रहे हैं उससे 2 डिग्री, ठीक है। एक टेंसर क्वांटिटी होता है, टेंसर यदि 0 डिग्री है तो स्केलर होता है, 1 डिग्री है तो वेक्टर होता है, 2 डिग्री है तो प्रेशर हो जाता है, 3 डिग्री आपको पढ़ना है नहीं। सरफेस टेंशन नहीं, टेंशन। थोड़ा ट्रक की बात हो गई, ठीक है। आइए
ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करना है हमको, तो ध्यान से देखिए, राइट मेरा हाथ है ये राइट हैंड, तो हम क्या करेंगे अपने पाम को उस ए पे लाएंगे, ठीक है, पाम को ए पे लाएं क्योंकि ए क्रॉस बी है। यदि बी क्रॉस ए होता तो हम बी पे लाते, अभी किस पे लाना है, ए पर, और टर्न किधर कराएंगे, बी की तरफ। तो ए से टर्न किए बी की तरफ क्योंकि ए क्रॉस बी करना है, तो ए से बी की तरफ टर्न किए रहे। और जब थंब स्ट्रेच, जो थंब है, थंब को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा एन कैप। कहने का मतलब ये कि यदि ए क्रॉस बी करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वेक्टर, उसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी के लिए हम थंब रूल से निकाल पाएंगे। तो यदि ए और बी जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में ए बी है, तो जिसका जो क्रॉस कर रहे हैं, तो इस थंब का डायरेक्शन आपको किधर नजर आ रहा है, जेड एक्सिस में नजर आ रहा है। आपने जीवन में अभी तक कितने एक्सिसेस अच्छे से पढ़े हैं, 3 एक्सिसेस, कौन कौन से, एक्स वाई जेड पढ़ा है ना। तो एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वेक्टर, अभी हम जो डायरेक्शन बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, फिर से रिपीट भी करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी ये जो ब्लैक कलर का पेन है वो किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई को कौन सा है, और ब्लू जो है वो जेड है। तो एक वेक्टर ए यहाँ है, दूसरा वेक्टर बी यहाँ है, कौन से प्लेन में है, जैसा हम बताए हैं एक्स वाई प्लेन में है। तो ए से हमको टर्न करके बी की तरफ जाना है, तो स्ट्रेट थंब जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये यदि पॉजिटिव एक्स है तो ये नेगेटिव एक्स है, ये यदि पॉजिटिव वाई है तो ये नीचे नेगेटिव वाई होगा, और ये यदि पॉजिटिव जेड है तो ये नेगेटिव जेड होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी किए तो हमको पॉजिटिव जेड एक्सिस मिला। अब मान लीजिए मेरा मन है कि हम बी क्रॉस ए करेंगे, तो हमको ध्यान रखना है कि राइट हैंड का पाम को हमको कहाँ रखना है, बी पर, क्योंकि बी क्रॉस ए है, तो बी और टर्न किधर करना है, ए की तरफ। आप कहेंगे कि सर हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, अपने पाम को ऐसे भी कर सकते हैं, तो पाम को ऐसे रखना है कि जिधर टर्न करना है उधर आपका पाम टर्न कर जाए। ये ऐसे टर्न करेगा नहीं, आपको टर्न कराने के लिए इसको ऐसे रखना पड़ेगा, तब पाम ऐसे टर्न करेगा। हाथ आपका ऐसे टर्न करता है कि ऐसे, पाम कैसे रोटेट कर पाएगा, अंदर की तरफ ना, बाहर की तरफ तो नहीं। तो बी क्रॉस ए करेंगे, तो बी क्रॉस ए करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट थंब देखेंगे, तो स्ट्रेट थंब जो होगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस में होगा। इसका मतलब है कि यदि हम लिखना चाहें ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा और एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, एन कैप इज इक्वल टू ए कैप होगा। बोलो हाँ या ना। पॉजिटिव जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना होगा, बोलो, ए कैप होगा। और यदि हमने बी क्रॉस ए कर दिया तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को नहीं देता है। यहाँ जो एन कैप होगा, यहाँ एन कैप या माइनस के कैप होगा, समझ पा रहे हैं। और यदि मान लीजिए लेट, थोड़ी देर के लिए लेट वेक्टर P एंड Q आर लाई इन YZ प्लेन, ठीक, तो P क्रॉस Q कर रहे हैं, P क्रॉस Q कर रहे हैं, तो P क्रॉस Q कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू PQ साइन थीटा इनटू एन नॉट कैप। इसमें एन नॉट कैप किधर होगा, ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। P वेक्टर और Q किस प्लेन में है, YZ प्लेन में है, तो वेक्टर P इधर हो गया और वेक्टर Q उधर उसी प्लेन में है, तो वेक्टर P क्रॉस Q किए तो किधर आ गया, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो यहाँ क्या होगा, आई कैप होगा। और यदि हमको निकालना हो Q क्रॉस P, तो PQ साइन थीटा और यहाँ एन नॉट कैप, इस केस में क्या होगा, ये एन नॉट कैप माइनस। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाँ मास्टर कुछ नहीं, अभी देख रहे थे, रट रहा था, वही लेके आया है और रट के बोल दिया, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, किसी को डाउट,
छाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, इफ mod of vector A is equal to 5 मीटर, mod of B vector is equal to 10 न्यूटन। ठीक, सिचुएशन कुछ इस तरह का है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 5 मीटर और इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ A and B are lie in XY plane, ठीक है, then find कौन है फाइंड A क्रॉस B, A क्रॉस B बराबर क्या होगा? तो हमको लेना है A क्रॉस B इज इक्वल टू, तो A B साइन थीटा इंटू एन कैप। A कितना है 5, B कितना है 10 और साइन 37 का वैल्यू एन कैप क्या होगा, K कैप या माइनस K कैप? बोलो, K कैप होगा या माइनस K कैप होगा? हाँ, K कैप होगा। तो यहाँ पर ये कितना 50 और इंटू 37 का वैल्यू 3/5 होगा। ठीक, तो यहाँ से ये 10 तो कितना आ गया 15। यूनिट क्या होगा 15 न्यूटन मीटर, क्योंकि देखिए एक का मैग्नीट्यूड क्या है, किस एक का यूनिट क्या है मीटर और दूसरे का न्यूटन है, तो न्यूटन मीटर क्या 30 10 इंटू 5 कितना होगा 10 इंटू 3 कितना होगा 10 इंटू 3 क्यों करेंगे? अच्छा यहाँ पर ये 50 हुआ ना, और फिर इंटू करेंगे ना अभी। अच्छा यहाँ पर लिखना चाह रहे हो ना, बोलो ना यहाँ सीधे सीधे 10 इंटू 15 इंटू 15 करना न्यूटन मीटर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा गलती किसका होगा, टीचर का। हमेशा ध्यान में माइंड में लेके चलिए, कहाँ भी कंफ्यूजन हो गलती किसकी है, नहीं, खबरदार ऐसा नहीं सोचना है। आइए, तो ये रिजल्ट आया 30 न्यूटन मीटर, समझ गए 30 न्यूटन मीटर, ये आया आंसर। संतुष्ट है इस बात से, डायरेक्शन एन कैप है। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में कह देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A क्रॉस B, आपको पता है, मान लीजिए A क्रॉस B का मॉड, ये समझते हैं क्या मीनिंग है? हाँ, इसका मतलब हो गया AB साइन थीटा। हमको एन कैप यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि इक्वल के इस साइड क्या है, मॉड लगा हुआ है, तो जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा उसका सिर्फ क्या लेना होगा, मैग्नीट्यूड लेना होगा। इसलिए इक्वल टू के इस साइड में क्या है, मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन में मान लीजिए आपको दे रखा है इफ मॉड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, सपोज मान लीजिए कि 50 न्यूटन मीटर दे रखा है, मान लीजिए, और आपसे पूछ रहा है मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 10 मीटर, मॉड ऑफ B इज इक्वल टू सपोज 5 न्यूटन, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, कौन कौन से A एंड B, तो निकाल सकते हैं। A क्रॉस क्या करेंगे B करेंगे, इज इक्वल टू, तो उसका मॉड लेंगे तो ये कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है न्यूटन मीटर, और ये किसके बराबर होगा AB साइन थीटा के। तो यहाँ पर 50 इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड कितना है 10 और B का मैग्नीट्यूड 5 इंटू साइन थीटा। ये नीचे आएगा या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा इतना, तो ये कितना आएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 और थीटा इज इक्वल टू, होगा इतना, तो उनके बीच का एंगल बोलिए सही है,
इसका मतलब है कि यदि हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पता है और इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता है तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा एक फॉर्मूला के तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवीजन में मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए, क्या इस कहानी से आप संतुष्ट हैं? ऐसा लिख सकते हैं? ठीक लिखा हुआ है? हाँ, अच्छा। कल आपने फिर से पढ़ाई की है तो cos थीटा बता दीजिए। क्योंकि बात यहां निकली है तो साथ में लिख देते हैं, a डॉट बी डिवीजन में a मॉड इंटू बी मॉड, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, नहीं लिख सकते ना? बोलो, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं? कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा, कुछ किया था मास्टर ऐसे ही कुछ। हाँ हाँ, लिख सकते, क्यों? हाँ, ये पॉइंट लिख सकते, हाँ, बोलो ठीक से बोलो। हम बोलते तो समझ में आता है ना, तुम बोलो तो हमको समझ में आना चाहिए। बताइए, अरे ये इसके बारे में बताइए। मेरा क्वेश्चन है, कल जो मैंने पढ़ाया था उसके बेस पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या हुआ? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। किसका मॉड होगा? अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड लिख दे तो तब ठीक है। हाँ, तुम बताओ, तुम बोलो। हाँ, रिवाइज नहीं किए? तब पूछ रही थी ना, एक उत्तम विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए। यही सब, टीचर के बात ध्यान न देना, रिवाइज नहीं करना, अपने आप में रहना और हमेशा ये समझना कि मेहनत तो टीचर को, ठीक है? समझ गए? हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी क्लास आप करेंगे उस क्लास का, चलिए अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा क्या क्या प्रॉपर्टी है? उसका सबसे पहला कि रिजल्ट ऑलवेज बी अ वेक्टर। क्या रहेगा? रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही बनेगा। जब भी रिजल्ट आएगा दो वेक्टर का ए क्रॉस बी करने से, मान लीजिए ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो हमेशा क्या होगा? वेक्टर ही होगा, कभी भी स्केलर नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। क्यों नहीं करता है, बता सकता है कोई? ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब यदि A क्रॉस B है तो हम B क्रॉस A नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकते। रीजन साफ है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और हमें अच्छे से याद है प्रॉपर्टी नंबर कितना है कि इफ द डायरेक्शन विल चेंज वेक्टर विल चेंज। तो A क्रॉस B करने से जो हमको C वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन B क्रॉस A करने से जो मिलेगा वेक्टर सेम नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। इसीलिए A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A नहीं होगा। दोनों के बीच का डायरेक्शन 90 मतलब 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो पाएगा। तीसरा C, इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव law but with proper sequence। प्रॉपर सीक्वेंस, यदि सीक्वेंस में चेंजेस किए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्या कहता है? जैसे मान लीजिए कि A क्रॉस B, ठीक, और यहाँ प्लस C हमारा, तो रिजल्ट में हम कर सकते हैं ऐसे, या फिर ठीक है
ए क्रॉस बी, तो यहाँ ए क्रॉस ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू क्रॉस सी में तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस, समझ पाए? ए प्लस बी है क्रॉस सी, जैसे ऐसे मान लीजिए कि 5 प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई इंटू 5, यदि हमारे पास ऐसा है x प्लस वाई इंटू 5, तो रिजल्ट क्या आएगा, x इंटू 5 और y इंटू 5 होगा ऐसा। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, a इंटू ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। तो ये प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करने पे आएगा, सीक्वेंस को फॉलो करने पे आएगा। प्रॉपर ऑर्डर लिखिए ज़्यादा अच्छा। ठीक है, उसके बाद आइए टी पॉइंट, डी पॉइंट का, डी पॉइंट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, मान लीजिए कोई वेक्टर p है, कोई वेक्टर p, और उस p वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, और एक वेक्टर उसी के डायरेक्शन में q वेक्टर है, q वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड सपोज 20 मीटर है। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है। हमको पता करना है वेक्टर p क्रॉस q, तो p का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड और q का मैग्नीट्यूड कितना 20 मीटर पर सेकेंड, और साइन कितना 0 n कैप। तो ये क्या बन गया 0 n कैप, दैट इज नल वेक्टर। होगा ऐसा, क्योंकि 0 इंटू 1 कितना होगा 0। इसका मतलब है कि 0 को हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा और डायरेक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। अब मान लीजिए ये फर्स्ट लेते हैं, सेकंड लेते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर p, ये वेक्टर p जो है उसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है, और एक वेक्टर q है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, या फिर क्या 20 न्यूटन है। अब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, थीटा कितना है 90। तो हमको निकालना है वेक्टर p क्रॉस वेक्टर c, सॉरी वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। तो p मैग्नीट्यूड हो गया फर्स्ट वेक्टर का इंटू q मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर साइन 90 इंटू n कैप। अब हमको ये देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 और इसका मैग्नीट्यूड 20, साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू n कैप। तो ये आ गया 100 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन को पता करना है। मान लीजिए सपोज करें ये जो भी प्लेन में होगा, x और y जो भी प्लेन, मान लीजिए कि ये xy में है या yz में जो भी प्लेन में, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम इस तरह से देख करें। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मान लीजिए कि ये p जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग है और q y एक्सिस के लॉन्ग है। तो p क्रॉस q करेंगे तो हमको जो डायरेक्शन नजर आएगा वो z एक्सिस होगा और पॉजिटिव z एक्सिस होगा। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन में आपको देगा, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर p एंड q आर लाई इन xy प्लेन। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा n कैप वो क्या हो जाएगा k कैप, और ये हमारा r वेक्टर है। तो r वेक्टर कैसे मिला, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q करने से। समझ पाए, समझ गए। यहाँ पर एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे काम नहीं चलेगा, मतलब यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, और यदि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। समझ गए। रीजन क्या कि यहाँ पर भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होना 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 नहीं मिलेगा, और यदि उनके बीच का एंगल 90 है और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्वेश्चंस में है वो लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक की पॉइंट हम छोटा सा लिख लेंगे कि इफ टू vectors are perpendicular to each other, then its cross product will not be
0 क्यों? ड्यू टू इट्स एंगल, मतलब उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 नहीं होगा उसके एंगल के कारण। उसके मैग्नीट्यूड के कारण 0 हो सकता है लेकिन एंगल के कारण 0 नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है ये बात? तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया है, इसको आराम से आप उतार लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। और रिजल्ट में हमारा R जो है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन एक है। तो हमें रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन मिल गया। अब यदि इनके बीच का एंगल 180 होगा तब मान लीजिए कि A इस साइड में एक वेक्टर C है और उसके जस्ट अपोजिट एक वेक्टर 2 है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर R निकालना है जो वेक्टर C प्लस वेक्टर D से, सॉरी वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D करने से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? C D साइन कितना? 180 होगा। ये एंगल थीटा कितना है? 180 डिग्री। और यहाँ एन कैप, चूंकि साइन 180 कितना होता है? जो वर्क बोल रहा है ना, चाहे नहीं मिलेगा। -1 को तो माइनस चाय भी नहीं मिलेगा। अब क्या बचा? देखिए बता दीजिए सर। अरे -1 कब होगा सर? साइन 90 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 90 पर और उसका नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू 270 पर। साइन पाई पर रिपीट करेगा अपना वैल्यू ना? नहीं करता है सर। जैसा मेरा मैथ है वैसा ही मेरा क्या करें? हम बहुत घमंड में थे कि 94% लेके आए हैं। घमंड यहाँ टूट रहा है। 3 बार मैट्रिक फेल आदमी पढ़ रहा है। आइए देखिए, ये 0 डिग्री है। बोलिए हाँ। अरे बोलो हाँ। ठीक, बोलते रहिए तो उनको लगेगा कि आप सुन रहे हैं। ये डिग्री 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसी को π/2 बोलते हैं। ये कितना? पाई, और ये कितना? 3 π/2। बोलो हाँ। ठीक, तो उस मुताबिक ये 2 पाई हो गया। पूरा दुनिया जानता है साइन 0। बोलो, पूछ रहे हैं तुमसे। हाँ तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ 0 होता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री हो गया। 0 आएगा कितना? साइन 0 का वैल्यू होगा। अब यहाँ से वैल्यू यहाँ तक पहुँचा 90 डिग्री पे, तो साइन π/2 कितना? मतलब साइन 90 कितना? 1। तो इसका मतलब है पाई पे रिपीट करेगा तो यहाँ आकर के फिर साइन 3 π/2 तो 1 होगा, लेकिन चूंकि वो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में है इसलिए माइनस होगा। साइन अपने वाले वैल्यू को कितने पर रिपीट करेगा? 180 पे। तो यहाँ से 180, तो यहाँ भी साइन कितना होगा? पाई बराबर, समझ पाए कुछ? अब फिर साइन 2 पाई का वैल्यू, साइन 2 पाई मतलब साइन 360 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। और उसमें फिर 180 जोड़ दीजिए। 360 में 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बोलो। अरे 360 में 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अरे 480 आएगा। अब नहीं करिए सर, अब हम बहुत दुखी हो गए। 360 में 120 नहीं जोड़ पा रहे हैं। जब हमारे 180 जोड़ना है उसमें ना, तो 180 जोड़ना है तो 5 कितना होगा? 40 होगा। तो 540 पर भी उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। ऐसे अनंत काल तक चलता जाएगा। सर्कुलर मोशन में यही तो पढ़ेंगे हम लोग, और ये पूरा आपका ठीक कर देगा एसएचएफ जब आप पढ़ेंगे ऑसिलेशन, तो आपका सोचने का तरीका ऐसे से होने लगेगा। यही एसएचएफ है। समझ गए? पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है? ऐसे ऐसे। आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ रुकेगा पार्टिकल। समझ गए?
इसीलिए उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। जब पार्टिकल ऐसे होना शुरू हो जाता है ना, तो मेरा दिमाग अस्थिर हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है। ये सब मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। रोटेशन, सर्कुलर मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, ये सब फेवरेट टॉपिक्स हैं। इसको आप कहिएगा एक एक चैप्टर हम 3-3 महीना पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसका कारण जानते हैं कारण क्या है? हाँ, 3 बार याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पाई पे 0 पे रिपीट करेगा, 2 पाई पे रिपीट करेगा, फिर 4 पाई पे रिपीट करेगा, 6 पाई पर और n पाई पर 2n पाई पे रिपीट करता जाएगा। n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे पुट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, समझे। तो आइए यहाँ पर कहाँ थे हम लोग? sin 180, तो ये पूरा वैल्यू 0, तो r वेक्टर क्या हो गया? 0। यानी कि यदि उनके बीच का एंगल 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। और यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। फिर उनके बीच का एंगल यदि 180 हो गया, एक दूसरे से अपोजिट हो गया, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि cos sin का वैल्यू 180 पे क्या मिलेगा? 0। समझ गए इस बात को? ये तीनों कैटेगरी को फॉलो करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो जिसके लिए सारा रामायण लिखा गया वो क्या है? अब बताइए, I क्रॉस I, हाँ? अरे कल जो बताया था वो डॉट था, आज जो बताया वो क्रॉस है। बड़ा वाला क्रॉस नहीं दिख रहा है? कभी ट्रेन से ऊपर किए हैं, ट्रेन जब निकल जाता है तो उसमें पीछे क्रॉस नजर आता है, वो वाला क्रॉस। 0, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, टाइम लीजिए लेकिन सही बताइए, ठीक है। सब लोग सहमत हैं? 0, कुछ लोग के दिमाग में 0 चल रहा होगा। सहमत हैं? साहिल, तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? ये विगत कुछ दिनों में किए गए गलतियों का, और गलती मैंने नहीं की है, ठीक है, उसको मजबूत कीजिए। आई नहीं, साहिल को समझ में आ रहा है तो आई क्या, उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी मुश्किल और बढ़ा देते हैं। आई अब देखिए, ये 1 ये 1, लेकिन ये कितना? 0। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, इसको याद कीजिए, यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा तो साइन 0 पुट करेंगे, और जब जब वैल्यू 0 पुट करेंगे या 180 पुट करेंगे, रिजल्ट हमेशा 0 देगा। किसमें? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? 0। इसका मतलब हमको आई कैप क्रॉस आई कैप का रिजल्ट 0। इसका मतलब जे कैप क्रॉस जे कैप का भी रिजल्ट कितना? और उसके मतलब के कैप क्रॉस के कैप का रिजल्ट कितना? 0 आ गया। ये तीनों तुमको याद हो गया। अब हम बात करते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। तो 1 से काम नहीं चलेगा, वेक्टर है, रिजल्ट जो भी आएगा वो वेक्टर होगा। पहले यहां तक लिख लीजिए, आपका आत्मा संतुष्ट हो जाए, फिर इसमें घुसेंगे। चलिए पहले लिख लीजिए, हम देख रहे हैं कि हम लोग वजन नहीं ले पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप, जो हम लोग बोले तो यहाँ पर 1 × 1 sin 0 और n कैप, चूंकि ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो यहाँ पर इसको जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखना ज़्यादा ठीक है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप रिजल्ट 0, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड में आ जाइए तो जे कैप क्रॉस जे कैप सिमिलर टर्म होगा 0। उसके बाद थर्ड में आ जाइए के कैप क्रॉस के कैप, तो यहाँ आ जाएगा फिर से 0। फोर्थ में आ जाइए, अब क्या है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है क्या करना है, उसका तरीका है आई कैप जे कैप के कैप। तो यदि हम क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज में हमको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। मतलब ध्यान समझिए, क्लॉकवाइज में हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है सर?
तो वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो हमें आउटकम मिलेगा वो प्लस रहेगा। जैसे I क्रॉस J तो क्या मिला K, तो टर्न किधर किए क्लॉकवाइज, ठीक है। और यदि मान लीजिए I क्रॉस K करेंगे तो हम तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं ना, तो I क्रॉस K कैप, I कैप क्रॉस K कैप करेंगे तो रिजल्ट हमको J कैप मिलेगा। चूंकि हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव मिलेगा। बात समझ पाए कुछ? अरे कुछ समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखिए इसका कहानी कैसे है। देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप हम पॉजिटिव आ रहे हैं ना, तो रिजल्ट मिलेगा के कैप 5 नंबर। यदि हम जे कैप क्रॉस आई कैप कर दें तो हम किधर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो मिलेगा के कैप, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आने के कारण, समझ पाए? 6। अब मान लीजिए हम आई कैप क्रॉस के कैप करें तो आई कैप क्रॉस के कैप तो मिलेगा जे कैप, लेकिन माइनस में 7। के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो के कैप क्रॉस आई कैप, जा रहे हैं किस में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो पॉजिटिव मिलेगा। और 8 नंबर और कुछ बच गया, हम ले लेंगे के कैप क्रॉस जे कैप। के कैप देखिए के कैप क्रॉस जे कैप तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं माइनस आई कैप, ठीक। 9 नंबर जे कैप क्रॉस के कैप तो आ जाएगा। समझ पाइए? क्लियर हुआ? तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज है तो हम पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इधर हो गए, ठीक है। ये रोटेशंस को ध्यान में रखिएगा। ये एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है आपको समझने के लिए, बाकी आप इसके बिना भी समझ सकते हैं, तो ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग इसमें आगे एक लास्ट पॉइंट है जो इस टॉपिक का सबसे लास्ट पॉइंट है कि मान लीजिए सी था ना, वो ई डी पॉइंट मान लीजिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और वेक्टर बी जो है वो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, इस तरह से। तो हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर व्हेन वेक्टर्स आर इन यूनिट, आर इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, किसके फॉर्म में है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी के लिए हमको डिटरमिनेंट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। पढ़े हल्का सा डिटरमिनेंट मेथड, नहीं पढ़े हैं तो भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें यहाँ होगा आई कैप, यहाँ होगा जे कैप और यहाँ होगा के कैप, ठीक। अल्टरनेट लेके चलते हैं, ध्यान सुनिएगा स्पेस में आराम से धीरे धीरे। आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों हमको पता है। यहाँ प्लस तो अल्टरनेट माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। स्टार्ट कहाँ से होगा, प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस। हम इसको बता रहे हैं ताकि आप बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अच्छा समझ पाए। इसका अपना अपना नोटेशन है, ये क्यों माइनस होगा क्यों प्लस होगा वो मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन हम यहाँ पर आपको बेसिक समझाने के लिए कि हमारा क्वेश्चन बन जाए और क्वेश्चन के साथ मतलब हम इसको बेसिक लेवल पर समझ पाए, वो ये है। तो यहाँ x1 होगा x2, क्योंकि आई कैप का जो कॉलम है, आई कैप के कॉलम में क्या रहेगा, x ही रहेगा ना। जे कैप के कॉलम में y रहेगा और के कैप कॉलम में, ठीक है। तो अब कहता क्या है कि इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, हम लेंगे आई कैप प्लस में है, अब ब्रैकेट यूज करेंगे। देखिए आई कैप का जो टर्म है, ध्यान से देखिएगा, तो आई कैप, इसका रूल क्या कहता है, डिटरमिनेंट मेथड का रूल कहता है कि यदि हमने आई कैप लिया है तो इसका रो और उसका कॉलम, ये रो और ये कॉलम,
ठीक है, ये हमारा हट जाएगा। तो बचा कितना, ये कौन कौन सा, y1 z1 y2 z2, ठीक। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, फिर माइनस इसके साथ। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे y1 इंटू z2 माइनस y2 इंटू z2। आई कैप यहाँ लिए हैं, तो ब्रैकेट में कहीं पर भी x है क्या, नहीं। तो इसमें मतलब आगे जब हम जे कैप लेंगे तो उसके ब्रैकेट में कहीं भी y नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्लस पहले हो गया, कैसे हुआ, हमने आई कैप लिया तो उसका कॉलम और उसका रो को हटा दिया, तो बचा हमारे पास 4 टर्म। तो पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस सेकेंड वाले टर्म के साथ, ठीक। अब आ जाइए माइनस जे कैप माइनस में है, तो अब जे कैप माइनस में है तो जे कैप वाले टर्म का कॉलम और उसका रो हटा देंगे, तो हमारे पास बचा x1 x2 z1 z2। तो हम फिर वही z2 को पहले x1 से करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे x1 इंटू z2 माइनस, अब x2 को x2 इंटू z2, कहीं भी y है इसमें नहीं, और आ जाइए फिर प्लस के कैप। तो इसमें हम लेंगे, तो इसमें फिर उसी तरह के कैप ले रहे हैं हम लोग, तो के कैप वाले में उसका कॉलम और उसका रो हटा देंगे, तो हमारे पास x1 y1 x2 y2। तो इसमें कहीं पर भी अंदर में यहाँ पर z नहीं है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो हम लोग इसको हटा चुके हैं, तो x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू, तो ये रिजल्ट हमारा आएगा A क्रॉस B। और आप ध्यान से देखिए, इस सारे टर्म में आई कैप, जे कैप और के कैप है, मतलब डायरेक्शन है। यदि ये स्केलर होता तो यहाँ डायरेक्शंस नहीं होंगे, और स्केलर है मतलब डायरेक्शन है, इसका मतलब वेक्टर रिजल्ट आएगा। अब इसी में इसको राइट डाउन कीजिएगा और एक छोटा सा क्वेश्चन करिएगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी जो है वो कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो अब यदि हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करें, 2 मिनट देखिए आप लोग, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ हम लिखेंगे आई कैप, ठीक है, और यहाँ पर उसका डिटर्मिनेंट बना लेंगे, तो ये होगा आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। ये माइनस में यहाँ कितना होगा, 3 और 1 होगा, यहाँ 2 और -1 होगा, यहाँ 1 और 2 होगा, बोलिए होगा ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको आई कैप यदि लेना है तो आई कैप लेंगे, तो हम इसमें आई कैप को चूज किए प्लस में, तो उसका रो और उसका कॉलम को हटाएंगे, तो 2 इंटू 2 होगा, तो देखिए यहाँ प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1, तो 1 इंटू -1 ऐसा होगा। उसके बाद माइनस जे कैप, अब इसमें आएंगे तो यहाँ पर इस रो को और इस कॉलम को हटाएंगे, तो क्या बचेगा, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 ही तो बोल रहे हैं, माइनस लगेगा ही ना, तो 3 यहाँ पर 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ के कैप प्लस में, के कैप के साथ में क्या होगा, मतलब ये कॉलम और ये रो हट गया, तो अब क्या बचेगा, 3 इंटू -1 और 1 इंटू 2, 3 इंटू -1 माइनस 1 इंटू, तो रिजल्ट जो आ रहा है कितना आएगा, आई कैप यहाँ 4 माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1 और ये माइनस जे कैप 6 और ये -1 और प्लस के कैप और ये होगा -3 और ये -2 -5 होगा सर। तो फाइनल रिजल्ट हो गया 5 आई कैप और ये हो जाएगा -5 जे कैप और ये कितना होगा -5 के कैप, ठीक है। ए क्रॉस, समझ पाए, समझ गए। इस तरह से हम लोग इसका रिजल्ट निकालेंगे। कब, जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के, दो वेक्टर
यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होंगे और उनका हमको क्रॉस वेक्टर निकालना है, मतलब वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। समझ गए इसको राइट डाउन कीजिए।